राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शादी हुए 2 हफ्ता हो चुका था। रिश्तेदार व मित्र सभी जा चुके थे। शादी का काम खत्म होने में महीनों लग जाते हैं। इसीलिए घर में एक बिखरा सा और बिजी माहौल तो हुआ था। लेकिन सब इतने भी बिजी नहीं थे कि नवविवाहित पति पत्नी के बीच जो घट रहा है उस पर परिवार के अन्य लोग अनजान रहे। नीलू के प्रति रोहित का रूखा हुआ उपेक्षित व्यवहार देख सभी हैरान व दुखी थे। रात को रोहित का ड्राइंग रूम में सोना किसी से छुप ना सका था। नीलू बहुत ही खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, इसीलिए आते ही ससुराल के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी। उसके सामने मुखड़े पर रहने वाली मुस्कान ने सास ससुर ननद सबको मोहित कर लिया था। वह रोहित के व्यवहार से खुद बहुत हैरान और परेशान थी। फिर भी उसके व्यवहार में किसी किस्म की कटुता नहीं झलकती थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की शिकायत नहीं थी। रोहित उससे क्यों कटा कटा रहता है, ये उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है। वह अगर इसका उत्तर चाहती भी तो वे लोग आखिर जवाब क्या देते। ऐसा नहीं था कि वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, मुझे बताइए तो सही, तभी तो मैं भी आपकी नाराज़गी समझ पाऊंगी। नई नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर उम्मीद पर खड़ी उतरूंगी। रोहित से किए गए हर सवाल के जवाब में उसे सिर्फ चुप्पी ही हासिल होती। वह भी हर लड़की की तरह अनगिनत सपने लेकर आई थी और पति का प्यार पाने की इच्छा रखती थी। हालांकि माता पिता द्वारा तय की गई इस शादी से पहले उन दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हुई थी। हर बार जब भी उसकी बहन ने उसकी मुलाकात करनी चाही तो रोहित खुद को बिजी बताकर कन्नी काट लेता था। रोहित जैसा स्मार्ट व ऊंचे पद पर आसीन जीवन साथी पाने की उमंग में जो नीलू का ध्यान इस ओर गया ही नहीं था कि रोहित शायद अपने माता पिता के दबाव में आकर यह शादी कर रहा है। वैसे भी उसे इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन उसकी बहन ने भी यह कहा था, लगता है जीजा जी आपकी तरह कम बोलते हैं। सुहाग रात के दिन वह इतनी थक गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सो गई। सुबह रोहित को ड्राइंग रूम में सोते देख वह हैरान तो हुई थी, पर किसी की तरह गलत विचारों को उसने अपने मन में आने ही नहीं दिया था। फिर जब रोहित ने हनीमून पर जाने से मना कर दिया तो भी नीलू को लगा कि ठीक भी तो है, 2 अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। जब तक एक दूसरे को थोड़ा जान समझ ले चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वह इतना तो जान गई थी कि कुछ बात तो ज़रूर है, जिसकी वजह से रोहित ने एक चुप्पी की स्थिति कायम की हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार उसे हिम्मत देता और उसे लगता कि यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। वह भरसक अपनी तरफ से ये कोशिश करती कि उसकी ओर से कोई गलती ना हो जाए। उस दिन रविवार था, सब लोग टीवी देख रहे थे। रोहित बालकनी में बैठा था। छुट्टी वाले दिन वह नीलू से बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेता था। माँ, एक कप चाय मिलेगी? रोहित की आवाज़ सुन नीलू फटाफट चाय बनाने के लिए गई। चाय का कप माँ के हाथ में था। माँ की अनमुख नज़रों से उसने उन्हें देखा। माँ की नज़रें झुक गई। माँ तुरंत बालकनी की ओर चली गई। तभी नीलू को ख्याल आया कि उसने बिस्किट तो रखा ही नहीं। रोहित खाली चाय नहीं पीता था। वह बिस्किट की प्लेट लेकर बालकनी की ओर बढ़ी। तभी अपना नाम सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नीलू का क्या दोष है जो वह सज़ा भुगत रही है? माँ, मेरे बस में कुछ नहीं, तुम तो सब जानती हो। मैंने तो मना भी किया था कि मेरी शादी मत करो। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी।
बेटा, तुम्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी के हर दरवाजे को बंद कर लेना जहाँ से खुशी आती है, कहाँ की अक्लमंदी है। प्रिया ने तुम्हें धोखा दिया है, यह क्यों नहीं मान लेते कि वह तुम्हारे लायक थी ही नहीं। आखिर नीलू में क्या कमी है? माँ, इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिया की जगह कोई नहीं ले सकता। नीलू बहुत अच्छी है, पर क्या हुआ? प्रिया के रूप में और सुंदरता के आगे कहीं नहीं दिखती है। क्या वह प्रिया जैसी स्मार्ट है? आखिर उसके रूप और स्मार्टनेस ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा ना। उसमें गुण होते तो तेरे प्यार की कद्र करती, तुझे सहारा देती, ना कि तुझे छोड़ पैसे वाले के पास चली जाती। उस जैसी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बर में तो अच्छी लगती हैं, पर घर के आंगन में नहीं। तुम प्यार और विश्वास की नींव नीलू के साथ ही रख सकते हो। उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, कहकर रोहित अंदर कमरे में चला गया। आंसुओं के वेग को रोकने की नाकाम कोशिश करती नीलू जड़ हो गई थी। तब लीला की नज़र उस पर पड़ी तो वह नज़रें मिलाने का साहस नहीं हुआ उसमें। नीलू ने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ अन्याय क्यों होने दिया। बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने में बदरंग क्यों कर दिए हैं। उसे मोहरा बनाकर अपने बेटे से कह रही है कि हारी हुई बाजी जीत ले। ये मुमकिन है क्या? नीलू समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। चीखने चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने से कोई फ़ायदा नहीं था। बेटा, रोहित को थोड़ा वक्त दे। समय की हवा गुब्बारे को उड़ा ले जाती है। लीला देवी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो वह रो पड़ी। माँ, पति का प्यार और साथ पाए बिना मैं आखिर किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफ़ी है? आप मुझे मेरे मायके जाने की इजाज़त दें। तुम इस घर की इज्जत हो बेटा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हार कर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेगी। हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। एक कोशिश तो की जा सकती है। पर माँ, उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है। क्या प्रिया बेहद सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। अब वह एक बंद अध्याय है बेटा। बस यह जान लो कि वह एक आंधी की तरह आई थी जो हमारा सारा सुख, चैन और विश्वास उड़ाकर ले गई। वह सुख को पैसे से तौलती थी, इसीलिए जब उसे एक अमीर ज़्यादा मिला तो उसे रोहित का प्यार ठुकराते पल भर भी नहीं लगा। माँ की बात सुनकर नीलू को लगा कि एक कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। रोहित उससे दूर रहने की कोशिश करता तो भी वह सहज बनी रहती। कोई बात भी करती तो यह एहसास ज़रूर दिला देती कि ज़रूरी है, इसीलिए कर रही है। बात करते करते धीरे से मुस्कुरा देती, उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती। रोहित उसे अपने आसपास देख झुंझलाता तो ऐसा दिखाती कि उसकी बेरुखी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि गुनगुनाने लगती। रोहित हैरान हो जाता। वह उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, फिर भी वह कभी कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन नीलू के रूप में और गुण की तारीफ़ करती तो वह चिढ़ जाता। आखिर क्यों उन्हें नीलू में कोई कमी नज़र नहीं आती? नीलू जानती थी कि वह साधारण शक्ल सूरत की लड़की है। वह कई बार शीशे में जाकर खुद को निहारती। उसे बेशक सुंदर तो नहीं कहा जा सकता था, पर उसकी सांवली रंगत में भी एक कशिश थी। उसकी आँखों की गहराई में किसी को भी अपने मुँह में बांध लेने की काबिलियत थी। उसके लंबे बाल जब कमर तक लहराते तो लगता जैसे रेशम बिखर गया हो। तराशी हुई काया पर सलीके से बंधी साड़ी वह बहुत सुंदर लगती। नीलू जब भी रोहित के सामने पड़ती वह प्रिया से उसकी तुलना करने लगता, पर और तब यही सोचता कि प्रिया के सामने यह तो
कुछ भी नहीं है। बस फ़र्क है तो दोनों के व्यवहार और सच में प्रिया की बात तो नहीं मानता था, तो वह गुस्सा और हो जाती थी और यह सब कुछ सह लेती है। वह प्रिया को बहुत चाहता था, पर फिर भी उसने उसके प्यार की कद्र नहीं की। लेकिन नीलू से शादी करने के बावजूद ना तो वह उससे जुड़ पाया और ना ही ऐसा सोच सकता है कि कभी उसे प्यार कर पाएगा। फिर भी नीलू की आंखों में प्यार और विश्वास की एक चमक दिखाई देती है। तुम प्रिया और नीलू की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं खींची जा सकती बेटा। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वह फल फूल देती है। बस कुशल हाथों की जीवन और चाहत की खाद ही उसे संवार सकती है। माँ को जब भी मौका मिलता रोहित को समझाने लगती। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत रोहित के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। वह हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा से परेशान न हो जाए, नीलू घर की शांति न भंग कर दे। पर उसका धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान व समर्पण उसे भी अंदर से कहीं छूने लगा था। वह नीलू के व्यवहार से उसके प्रति खींचने लगा था। उसके कमरे में आने पर वह जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता था, बल्कि चोरी चोरी उसे देखता। उसकी सांवली रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उससे नज़दीकी बढ़ने लगी थी। वह लाख उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका साथ पाने के लिए उसका मन अब लड़ाई करने लगा था। हालांकि खुलकर प्यार करने या जताने में वह हिचकिचाहट महसूस करता था। हर बार प्रिया के प्रति उसका प्यार उसे ऐसा करने से रोक लेते थे, पर वक्त की हवा के साथ बहता बहता कब नीलू उसके मन में बस गई, इसका एहसास उसे खुद को भी ना हो सका। अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में नीलू शादी के बाद एक बार फिर भी मायके नहीं जा पाई थी। बस कुछ देर के लिए पग फेरे के लिए गई थी। इधर उसके भाई बहन और माता पिता सब उससे मिलने को व्याकुल थे। फ़ोन पर ही उनकी बात होती थी, पर उतना ही तो काफ़ी नहीं था। एक दिन नीलू का भाई उसे लेने आ पहुंचा। भैया कम से कम खबर तो करते, यूं इस तरह मैं कैसे जा सकती हूँ। क्या करता, इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आई तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इस बार तो तुम्हें साथ चलना ही होगा। नीलू ने बहुत मना किया, पर सास ने इजाज़त दे दी। उस समय रोहित घर पर नहीं था और वह उसे बिना कुछ कहे जाना नहीं चाहती थी। इधर वह भी कुछ दिनों से रोहित में बदलाव महसूस कर रही थी। वह अभी उसके साथ रहना चाहती थी, अपने हिस्से का प्यार और अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ तक कि मायके वालों का मुंह भी छोटा पड़ गया था, लेकिन भाई की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। रोहित को जब यह बात पता चली, उसने सोचा चलो अब चैन से कुछ दिन गुजरेंगे, कमरे से बाहर कहीं और शरण तो नहीं लेनी पड़ेगी कम से कम। पर अभी सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि घर के लोग उसको बुलाने की बात करने लगे। उदासी की एक और परत लग गई थी। घर में सब लोग, फिर भी एक का ना होना क्या इतना खल सकता है। रोहित भी अपने भीतर एक खालीपन महसूस करने लगा। उसे याद आ रहा था कि वह बेशक खामोश रहता था, पर नीलू उससे बातें करती रहती थी। पर अब कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे तंग करने लगी। वह खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह वह जब नाश्ते की टेबल पर बैठा तो अचानक उसके मुंह से निकला, नीलू आज कॉफ़ी पीने का मन है। उसकी इस बात पर सिर्फ वही नहीं, बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि मृग अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है, तो क्या रोहित के अंदर भी नीलू कस्तूरी की तरह बस गई थी। वह जब थी तो कदर नहीं की, और जब माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई तो रोहित का मन हुआ कि पूछे कि अब क्या हो गया है, पर हिम्मत ना जुटा सका।
वह बेचारी तो लगातार कोशिश करती रही, पर उसे मिला क्या? सिर्फ उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कम बोलने वाले पिताजी का स्वर भीगा हुआ था। भैया, क्या फ़ायदा आपके इतने पढ़े लिखे होने का? भाभी का मान भी ना रख सके। छोटी बहन की बात उसे झकझोर दी। आखिर यह लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नीलू कोई हमेशा के लिए थोड़ी गई है, वह तो मायके गई है। लेकिन कई अनगिनत सवाल और डर उसे परेशान कर गए। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वह हमेशा के लिए चली गई तो नहीं, इस बार नहीं। फिर से उसके प्यार का चोट नहीं खा सकता। पर वह खुद चौंक गया कि वह नीलू से प्यार ही करने लगा था। अपना अभिमान, अपने डर और बीती बातों को दफन कर अब उसे जाना ही होगा नीलू को लेने। वह जिस अधिकार की हकदार थी, अब वह उसे देगा। माफ़ी मांगेगा तो निश्चित रूप से वह माफ़ कर देगी। नीलू का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, नीलू को अचानक आया देख सब कितने खुश हो जाएंगे। वह उठा और नीलू को लेने के लिए चल दिया। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। एक जाना पहचाना नंबर देखकर रोहित का मन विचलित हो गया। कांपते हाथों से उसने फ़ोन कान पर लगाया तो उधर से आवाज़ आई, देखो, जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद नाराज़ हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ। प्रिया की आवाज़ पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था? उसके भीतर अंतद्वंद की फांस चुकी थी और वह फिर से प्रिया की खूबसूरती के लोभ में फंसता। उससे पहले ही उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली, क्योंकि अब उसे झूठे प्यार की नहीं बल्कि विश्वास और सच्चे प्यार से खींची गई नींव की ज़रूरत थी। उसे अपनी नीलू की ज़रूरत थी और वह चल दिया अपने प्यार और अपने नीलू को वापस लाने। लेखिका सुमन वाजपेयी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।